Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And in this video I am going to start a new topic for class 9 social science. Book Economics, and the chapter name is The Story of Village Palampur. So let's start this chapter. Palampur. The name of a village Palampur. It is not a village which exists in a real world. It is just an imaginary village, and this village is created just to make you understand about the conditions of a village, the working of people, their activities. So by describing the story of village Palampur, I will tell you about the different activities of the people of village. चलिए शुरुआत करते हैं इसकी. पालमपुर, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन पढ़ लेते हैं. कहाँ पर है ये? ओवरव्यू नहीं पढ़ता मैं, ओवरव्यू इज जस्ट अ स्मॉल समरी ऑफ द चैप्टर. लेकिन पालमपुर की हम लोकेशन पढ़ते हैं. पालमपुर एक गांव है जो काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है रायगंज से. रायगंज एक बड़ा विलेज होता है. देखो, दो विलेज, एक छोटा विलेज, एक काफ़ी बड़े विलेज होते हैं. तो रायगंज से काफ़ी वेल कनेक्टेड है आपका पालमपुर. 3 किलोमीटर दूर है इस तरीके से. और फिर उस रायगंज से और साथ के साथ एक छोटा टाउन भी है पास में जिसे शाहपुर कहा जाता है. शाहपुर. और यहाँ से ऑल वेदर्ड रोड कनेक्टेड हैं. ऑल वेदर्ड रोड जो हर मौसम की होती है. इसका मतलब होता है पक्की रोड कनेक्टेड हैं पालमपुर से रायगंज के लिए और फिर शाहपुर के लिए. शाहपुर क्या है? स्मॉल टाउन है, छोटा शहर. और रायगंज इट इज़ अ बिग विलेज, बड़ा गांव. तो यहाँ पर उन रोड से जाने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल हैं. जैसे कि घोड़ा गाड़ी चलती है, बहुत सारे बुलक कार्ट चलती हैं. बुलक कार्ट्स हैं, हॉर्स कार्ट हैं, बोगीज़ हैं. और या फिर हम कह सकते हैं बोगीज़ वो होती हैं जो बफेलो के द्वारा चलाई जाती हैं. इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रैक्टर्स भी चलते हैं, जीप भी चलती हैं और दूसरे ट्रांसपोर्ट भी चलते हैं जो कि हेल्प करते हैं विलेज प्रोडक्ट को गांव तक, शहरों तक पहुंचाने के लिए. विलेज प्रोडक्ट शहरों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है. इसका मतलब कितना बैकवर्ड विलेज नहीं लगता है. लेकिन जब आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे तो कहोगे ये बड़ा एडवांस्ड विलेज है. छोटा है लेकिन बड़ा एडवांस्ड. चलिए देखो आगे क्या है. इसमें करीबन 450 फैमिलीज रहती हैं. इतना छोटा घर भी नहीं है, मतलब विलेज नहीं है ये. 450 फैमिलीज रहती हैं जिसमें से 80 फैमिलीज जो हैं वो हायर कास्ट लोगों की हैं. गांव में सबसे ज़्यादा भेदभाव चलता है. 80 हायर कास्ट पीपल्स की हैं और वो पीपल जो हैं पक्के हाउस में रहते हैं. पक्का घर सुना होगा इसके बारे में आप. पक्का घर मतलब विच इज बिल्ड ऑफ ब्रिक्स सीमेंट. तो वही यहाँ पर जो अदर पीपल्स हैं वो लोअर कास्ट के, SC STs वगैरह जो आते हैं. तो यहाँ पर जो दलित लोग हैं जिन्हें SC जो आते थे कैटेगरी में, उन्हें गांव के बाहर रखा जाता है. और वो लोग जो हैं कच्चे घरों में रहते हैं. कच्चा घर जो मड का और स्ट्रॉ का बना होता है. देखा होगा आपने आसपास मड का बना देते हैं और ऊपर जो है छप्पर सा डाल देते हैं. और गांव में SC पीपल्स की जो जनसंख्या है वो करीबन 1/3 है. 450 का 1/3, अबाउट 150 फैमिलीज जो हैं वो SC कास्ट के लोगों की है. और इन लोगों की एंट्री गांव में कम ही हो पाती है. ये तो मैंने आपको बताया वहाँ की सोसाइटी के बारे में. अब देखो इस गांव में क्या क्या सुविधाएं मौजूद थी. सुविधाओं के बारे में तो वाकई में बहुत कुछ चीज़ें. इस गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन था, बिजली आती थी काफ़ी अच्छी.
इसके साथ साथ बिजली थी, तो यहाँ पर जो फार्मर्स थे वो ईजिली अपने खेतों को इरिगेट कर सकते थे। इरिगेट, यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस भी थे। 2 प्राइमरी स्कूल थे, 5th क्लास तक के 2 स्कूल थे। एक जो है हाई स्कूल भी था इस गांव में। इसके साथ साथ यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी था और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी। मतलब एक लोकल जो डॉक्टर्स बैठते हैं हमारे यहाँ पे, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी। तो सोचिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी था, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी, यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल और इलेक्ट्रिसिटी। इसको देख के लगता नहीं है कि पालमपुर कोई छोटा मोटा या बैकवर्ड विलेज होगा। ये काफी डेवलप्ड विलेज लग रहा है देखने में। So till now I discussed some of the features of Palampur. As we all know that the most of the people living in a village have their main activity as a farming. But it is not compulsory that every people is included in it. There are many people who are engaged in other types of production. That is known as non-agricultural activity. Now I will discuss about the factors which are related to production. If you are doing any of the work, what are the factors which is important for everyone? That is known as factors of production. The first point is land, second labor and third capital. ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पे इसके पार्ट्स भी हैं। आप अब जब बुक खोलोगे तो आपको 4 चीजें मिलेंगी, लेकिन मैं 3 ही बताता हूँ केवल इसमें। लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपके में, फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल। We will discuss the difference between the two after some time. Let us first discuss about the first factor of production, that is known as land. Land is the basic thing which is must needed to start any of the production activity with other natural resources. Land and other natural resources. This is the first factor of production. दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं लेबर। याद रखना, लेबर 2 टाइप की होती है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्किल्ड पीपल वो पीपल होते हैं जो अपने काम में माहिर होते हैं, दे हैव बेटर एजुकेशन, दे हैव स्किल्डनेस टू डू दैट वर्क, अपने काम में माहिर होते हैं। तो वहीं जो दूसरी टाइप ऑफ लेबर होती है वो बेसिकली मैनुअल एक्टिविटीज करती है, मैनुअल लेबर करती है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ लेबर स्किल्ड और अनस्किल्ड भी अलग अलग एरियाज में चाहिए होते हैं। तो ये दोनों भी जरूरी हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। सपोज आई वांट टू रन अ बिजनेस ऑफ रिपेयरिंग अ बाइक। मैं बाइक रिपेयरिंग शुरू करता हूँ, छोटा बिजनेस है, इट इज नॉट अ वेरी बिग बिजनेस जो गांव में शुरू हो सकता है, मैं ऐसे बिजनेस बता रहा हूँ। तो उसमें उसे एक ऐसा पर्सन लेना पड़ेगा जो मोटर मैकेनिक होगा, तभी तो जानेगा। और एक ऐसा पर्सन रखना पड़ेगा जो उसके बार बार बोल्ट खोलेगा, जो उसे कसेगा, जो गाड़ी को धोएगा। वो एक अनस्किल्ड लेबर में आता है, ये तो हर कोई कर सकता है। तो थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है कैपिटल, और कैपिटल से मतलब होता है पूंजी। कैपिटल 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल भी 2 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट फिजिकल कैपिटल जो है वो है आपकी फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल, नाम देखो बड़ा इजी, नाम जैसा बता रहा है फिक्स्ड। ये वो कैपिटल होती है जो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई साल तक काम करती है। मान लीजिए मैं फार्मर हूं और मैं एग्रीकल्चर करता हूं, तो मेरे लिए फिक्स्ड कैपिटल क्या क्या होंगे। मेरे पास अगर ट्रैक्टर है तो फिक्स्ड है, मेरे पास जो टूल्स हैं एग्रीकल्चर को प्लो करने के लिए या उसे यूज करने के लिए, तो वो क्या है, फिक्स्ड है। मेरे पास अगर ट्यूबवेल फैसिलिटी है तो ट्यूबवेल क्या है, फिक्स्ड है। समझ आया? ये वो नहीं है जो मैं हर क्रॉप में नए नए खरीदूंगा तो फिर तो सब कुछ हो गया मेरा। तो ये होते फिक्स्ड जो काफी लंबे समय तक चलते हैं। तो वहीं आपके एक होते हैं वर्किंग कैपिटल या कैश इन हैंड। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, एग्जांपल से बड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ट्रैक्टर चलाता हूं, उसे चलाने के लिए मुझे डीजल चाहिए, तो डीजल के लिए खर्चा कहां से आएगा। ट्यूबवेल चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भरना पड़ेगा मुझे। मैं लेबर से काम करवा रहा हूं तो लेबर को मुझे डेली के वेजेस देने पड़ेंगे, तो उसके लिए खर्चा चाहिए मुझे। तो जो डे टू डे एक्सपेंस को पूरा करता है ना, जो डे टू डे खर्चों को पूरा करता है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल।
वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग हिसाब से होती है, जैसी इंडस्ट्री वैसी वर्किंग कैपिटल और वैसी फिक्स्ड कैपिटल। मैंने केवल आपको एक फार्मर की एक्टिविटीज के बारे में बताया है, तो वो कहलाती है आपकी वर्किंग कैपिटल या कैश इन हैंड। मतलब हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम डे टू डे एक्टिविटीज को कर सकें। ट्रैक्टर होना ही काफी नहीं, उसके लिए डीजल भी जरूरी है। नेक्स्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है, वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल। इसके ऊपर पूरा चैप्टर एक नेक्स्ट वाला आपका, पीपल एज अ रिसोर्स। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। उसमें क्या था कि एक इंसान या ह्यूमन ही यूजफुल बनाता है सब चीज को। एक जमीन को यूजफुल बनाया इंसानों ने, नेचुरल रिसोर्स को अपने हिसाब से रिसोर्स बनाया ह्यूमंस ने। इसीलिए एक ह्यूमन रिसोर्स का होना जरूरी है। और एक पर्सन जो एजुकेटेड होता है, स्किल्डनेस होता है, विद हेल्थी, जिसकी हेल्थ भी अच्छी होती है, वो एक पर्सन ह्यूमन कैपिटल बनता है। वो दूसरी कैपिटलों को और ज्यादा यूजफुल बनाता है अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल है ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं होगी तो लैंड ही रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो अदर रिसोर्स है वो रिसोर्स ही रहेंगे, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उसे यूजफुल बनाया हमने। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल क्या है? यस, ह्यूमन कैपिटल। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ जापान। जापान एक ऐसा देश है जहां पे ज्यादातर भूकंप आते हैं, सुनामी आती हैं, फ्लड्स आती हैं। उसके पास अपना नेचुरल रिसोर्स नहीं है। दैट कंट्री हैड इन्वेस्टेड इन ह्यूमंस, और उसने अपने देश के ह्यूमंस को रिसोर्स बनाया। इसीलिए आज जो जापान की टेक्नोलॉजी है ना, वो वर्ल्ड फेमस है। आज वो अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया में एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल ज्यादा जरूरी होती है। चलिए ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पालमपुर एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब पालमपुर की कहानी की शुरुआत करते हैं कि पालमपुर में सबसे मेन चीजें क्या थी, फिक्स्ड कैपिटल क्या था। जैसे मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला बताया, जमीन, लैंड। लैंड इज द बेसिक और मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पालमपुर में जो जमीन थी वो फिक्स्ड थी। फिक्स मतलब वो बढ़ नहीं सकती थी, और कई सालों हम उसका यूज करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि जमीन अगर छोटी पड़ेगी तो उधर से खींच ले, थोड़ा इधर खींच ले, बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो 75% ऑफ द पीपल इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर में काम करते थे वो लोग। और पालमपुर में ज्यादातर जमीनों को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज किया जा रहा था, और जो बैरन लैंड्स वगैरह पड़ी थी उन्हें भी फर्टाइल बनाया जा चुका था एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज करने के लिए। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि और कोई जमीन अब बची ही नहीं थी जिसे वो एग्रीकल्चर में यूज कर सके। सारी जमीन को उन्होंने एग्रीकल्चर में यूज करना शुरू कर दिया था। अब एग्रीकल्चर करते हैं तो हम जानते हैं क्रॉपिंग सीजन के बारे में। क्रॉपिंग सीजन आपने पढ़ा होगा रबी, खरीफ एंड ज़ैद के बारे में। तो चलिए देखते हैं पालमपुर में एक ही जमीन से कैसे बढ़ सकती है पैदावार, प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकती है। अब इसे थोड़ा डिस्कस करते हैं। पालमपुर जो एक विलेज दिखाया गया है वो एक तरीके से वेस्टर्न यूपी का दिखाया गया है। वेस्टर्न यूपी के थोड़े बारे में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि ये वो एरिया होता है जहां पे हर सीजन क्रॉप इजीली हो जाती है। पालमपुर में जो फार्मर्स हैं वो रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप करते हैं, ज्वार बाजरा करते हैं। इससे वो अपने लिए, अपने साथ साथ अपने अपने कैटल्स के लिए भी प्रोडक्शन दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन होता है उसकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो एग्रीकल्चर के चारे में भी यूज़ की जा सकती हैं। तो वहीं अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये फार्मर्स पोटैटोज करते हैं, और उसके बाद ये जो है विंटर सीजन में वीट करते हैं, जिसे हम रबी क्रॉप कहते हैं, वीट को। और वीट जो है उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है उसमें से ज़्यादातर प्रोडक्शन जो होता है उसका एक पार्ट जो है वो अपने लिए रखते हैं, फॉर द ओन कंजप्शन और द नीड और द कंजप्शन फॉर द फैमिली मेंबर्स। और जो रिमेनिंग है जिसे हम कहते हैं सरप्लस, याद रखना सरप्लस को अपने लिए रखने के बाद जो बचता है दैट इज नोन एज सरप्लस। और वो सरप्लस जो बचता है वो पास के बड़े गांव रायगंज में उसे बेच देते हैं। इसके साथ साथ पालमपुर में जो है कई सारे पीपल जो है शुगर केन भी करते हैं। शुगर केन पूरे साल में एक बार कटी जाती है,
और शुगर केन से कई सारी चीजें बनती है, शुगर बनती है, गुड़, जैगरी वगैरह बहुत सारी चीजें बनती हैं। और शाहपुर से आने वाले कई सारे ट्रेडर्स इन गांव वाले से वो शुगर केन ले जाते हैं। लेकिन एक चीज जरा सोचिए आपने कि पालमपुर में जो फार्मर्स हैं वो तीनों सीजन की क्रॉप इजीली कैसे कर पाते हैं। इसका सीधा सीधा आंसर है अबाउट उनके पास दो मेन चीजें मौजूद हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन फैसिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से दे कैन इजीली रन देयर ट्यूबल्स, और ट्यूबल चलने की वजह से दे कैन इजीली इरिगेट देयर फील्ड। सो बाय इरिगेटिंग दे आर फ्री टू डू एनी ऑफ द क्रॉप according to their season. They can do multiple cropping. Do you know about the multiple cropping? Multiple cropping का मतलब होता है कि एक साल में एक क्रॉप से ज्यादा क्रॉप करी जाए, उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वे बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। अब कोई फार्मर है जिसका इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, अगर वो अपनी ही जमीन पे काम करेगा तो केवल रेनी सीजन में कर सकता है। तो अगर उस फार्मर को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है साल में, तो कैसे बढ़ाएगा? इरिगेशन फैसिलिटी आ जाएगी तो वो साल में तीनों क्रॉप इजीली कर सकता है और उससे उसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो दिस इज द वन वे बाय विच अ पर्सन कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। एक तरीका और होता है जिससे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, एक तरीका और होता है, और वो तरीका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स बहुत अच्छा तरीका है। तो इसमें क्या होता है, हम सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इसमें हम HYV सीड्स का यूज करते हैं, सुना होगा उसके बारे में, हाई यील्डिंग वैरायटी। लेकिन इस बीज के साथ एक कमी है। कमियां तो बहुत हैं इसमें, मैं कमियां गिनाता हूं पहले, इसमें फायदे बाद में गिनते हैं। सबसे पहली कमी ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, और उसके साथ साथ हमें दूसरी चीजों का भी ज्यादा तादाद में डालना पड़ता है, जैसे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह काफी ज्यादा यूज किया जाता है, और साथ के साथ बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत चाहिए होती है इसमें। इसके साथ साथ जब ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो आप समझ सकते हैं सॉइल खराब जल्दी होती है इसमें। ये इसके डिसएडवांटेज बता दिए, लेकिन अब मैं इसके एडवांटेज बताता हूं, क्योंकि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है सेम पीस ऑफ लैंड में। तो HYV क्रॉप से प्रोडक्शन वाकई में ड्रामेटिक तौर पर इंक्रीज हो सकता है। ड्रामेटिक तौर पर कैसे हो सकता है जरा देखना। सबसे पहले अगर हम नॉर्मल फील्ड पर कोई भी, मान लीजिए वीट प्लांट उगाते हैं, वीट के HYV सीड से अगर हम नॉर्मल सीड से उगा रहे हैं, तो सेम फील्ड में मान लीजिए अगर 1200 kg ऑफ वीट हुआ है, अगर हम वहां पर HYV सीड्स का यूज करेंगे द प्रोडक्शन विल बी 3300 kg। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ जाता है सेम फील्ड में। इसका मतलब क्या है कि एक फील्ड में ज्यादा प्लांट उगाते हैं? नहीं हो सकता ऐसा। सीड्स बराबर हैं तो कैसे, बस अंतर क्या होता है, कभी भी आप वीट का प्लांट देखना, उसके ऊपर जो वीट के जो आते हैं ना बाल से, लिमिटेड होते हैं, लेकिन HYV सीड्स में काफी ज्यादा होते हैं। तो एक ही प्लांट पे प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजर क्या करता है, पानी के साथ मिलकर तुरंत वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को दे देता है जो उसे चाहिए होते हैं, और जल्दी ग्रो होता है वो प्लांट और ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ये इसके फायदे होते हैं। हालांकि प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, और फार्मर्स जो है इसे यूज करते हैं तो उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो सरप्लस भी ज्यादा होगा, और सरप्लस ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेज की भी मैंने आपको बात करी थी कि जमीन खराब हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद जो भी हमारा रिमेनिंग टॉपिक है, या जो भी टॉपिक है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि HYV सीड का क्या असर रहेगा, क्या असर रहेगा। HYV सीड के साथ साथ हम दूसरी चीजों के बारे में भी देखेंगे पालमपुर में। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।